अब बात करें कि बहुत सारे लोग एक टर्म यूज करते हैं कि प्राइमरी स्पॉन्टेनियस निमोथोरेक्स यानी कि पीएसपी। ये तब होता है जब बिना किसी ऑब्वियस रीजन के लंग के अंदर से लीक हो जाता है। अगर सिंपल भाषा में बोलूं तो ये लंग के अंदर एक छोटा सा होल हो गया है और जिससे हवा लंग से बाहर निकल के आपकी छाती की कैविटी के अंदर आ गई है। मानिएगा कि आप एक छाती जो है वो आपका कमरा है और फेफड़ा इसमें गुब्बारा है, तो एक बलून जिसके अंदर से हवा निकल गई है तो ये बलून पिचक जाता है या कोलैप्स हो जाता है। और अगर हम बात करें कि इंडिया के अंदर इनका एग्जैक्ट इंसिडेंट कितना है, तो मैंने एक रिसर्च करके और ये निकालने की कोशिश की, लेकिन मेरे को एग्जैक्ट डाटा तो नहीं समझ में आया। लेकिन अवेलेबल डाटा ये कहता है कि हर 1 लाख के ऊपर लगभग 7 से 18 लोगों को ये निमोथोरेक्स होता है। और ये ज़्यादा उन लोगों के अंदर होता है जो लंबे दुबले पतले मेल होते हैं, कि मेल वर्सेस फीमेल का अगर रेशियो देखा जाए तो 6 गुना ज़्यादा है ये मेल के अंदर। और फैमिलीज़ के अंदर, जिन फैमिलीज़ के अंदर मार्फन सिंड्रोम होता है या जो लोग जेनेटिकली जिन लोगों की फैमिलीज में चल रहा है, उन लोगों के अंदर हाई पॉसिबिलिटी होती है निमोथोरेक्स का। और स्पेशली ये जो पॉपुलेशन होती है वो 15 से लेके और 30 साल के लोगों के अंदर ज़्यादा होता है। और ये जो लोग स्मोकिंग करते हैं इस एज के अंदर या वैपिंग करते हैं, उनके अंदर रफली 20 टाइम्स ज़्यादा होता है। अच्छा, इसका एक कारण और हो सकता है कि जो हाई एल्टीट्यूड यानी कि पहाड़ों पर रहते हैं, उन लोगों के अंदर ये प्रॉब्लम होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है। मार्फन सिंड्रोम के अंदर जो जिन लोगों को होता है उनके अंदर भी प्रॉब्लम हो सकती है ये वाली, क्योंकि वो जेनेटिकली उनके हाथ और पैर जो है प्रोपोर्शनेटली लंबे और दुबले पतले होते हैं, तो उनके अंदर ये होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर ये हो जाता है तो आप कैसे पहचानेंगे कि हम ये जान पाए कि इसके लक्षण क्या है? तो अगर यंग पॉपुलेशन के अंदर अचानक से अगर एक साइड के अंदर चेस्ट पेन हो रहा है और वो चेस्ट पेन आप मानिएगा कि नॉर्मली आपको नहीं होता है, बट सडनली आप बैठे हुए तो सडनली हो रहा है, तो हो सकता है कि ये एक साइन हो सकता है निमोथोरेक्स का। हालांकि ऐसा हार्ट अटैक के अंदर भी होता है, बट यंग पॉपुलेशन में रादर बहुत अनकॉमन होता है हार्ट अटैक, तो हो सकता है। लेकिन ये चीज़ आपको एंटिसिपेट करनी पड़ेगी। या फिर आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, या बार बार ड्राई कॉफ हो रहा है, या आपको घबराहट हो रही है, ऐसा कुछ हो रहा है। और स्पेशली जब आप एक्सरसाइज कर रहे थे या कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहे थे जिसके अंदर आपको एफर्ट लेने की कोशिश करनी पड़ रही थी, तो इस सिचुएशन के अंदर हो रहा है, तो हो सकता है कि एक निमोथोरेक्स का कारण बन सकता है या निमोथोरेक्स का एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर ये आपको ये सब कुछ हो गया है तो आप अपने आसपास के डॉक्टर के पास जाइएगा और डॉक्टर डिसाइड करेगा कि आपके लक्षण के बेसिस पे कि आपको निमोथोरेक्स है या कुछ और है। उसी बेसिस पे जो सबसे पहला जो चीज़ किया जाता है वो एक एक्सरे होता है। एक्सरे के अंदर आपको दिखेगा कि आपका लंग एक साइड का पूरा फुला हुआ है या नहीं फुला हुआ है, या लंग कोलैप्स हो गया है या पार्शली एक्सपेंडेड है। तो अब ऐसी सिचुएशन के अंदर सबसे पहला काम किया जाता है कि आपको मेडिकल फैसिलिटी छोड़ना नहीं है, क्योंकि निमोथोरेक्स ऑनगोइंग भी हो सकता है। निमोथोरेक्स एक तरीके का एक हेल्थ इमरजेंसी है या मेडिकल इमरजेंसी है। अब जब उन्होंने देख लिया कि आपका निमोथोरेक्स है उसमें एक्सरे के अंदर, तो उनको लगता है कि अगर बहुत छोटा निमोथोरेक्स है तो इसको कंजर्वेटिवली मैनेज किया जा सकता है, या फिर आपको ऑक्सीजन थेरेपी देके इसको मैनेज किया जा सकता है। और इसके बाद सीरियल एक्सरे कराइएगा, उस एक्सरे के अंदर लगता है कि निमोथोरेक्स इंप्रूव हो रहा है, तो फिर उस सिचुएशन में हमको कुछ नहीं करना है। अगर निमोथोरेक्स बड़ा लगता है और उनको लगता है कि इससे प्रॉब्लम हो सकती है, तो फिर इस सिचुएशन में सबसे पहला जो काम करना पड़ता है वो होता है चेस्ट ट्यूब डालनी पड़ती है, जिसको हम आईसीडी कहते हैं। आईसीडी क्या होता है? इंटरकोस्टल ड्रेनेज होता है। ये ड्रेनेज ऐसी चीज है जिससे हवा को हम इग्रेस देते हैं बाहर की साइड, कि जो हवा हमारे छाती के अंदर इकट्ठी हो गई और जिसकी वजह से फेफड़ा पिचक रहा था या हार्ट पिचक रहा था, उस फेफड़े को हम पूरा फुलाने के अंदर इससे चेस्ट ट्यूब डालते हैं और उससे सारा का सारा हवा बाहर चला जाता है। हमने चेस्ट ट्यूब डाली और लंग एक्सपेंड कर गया, तो फर्स्ट एपिसोड में इसके बाद कुछ नहीं करना है। लेकिन चेस्ट ट्यूब डाली और लंग अगर नहीं फूल रहा है या उसके अंदर कंटिन्यूस बबलिंग आ रही है, जो हमने बोतल लगाई उसके अंदर आप देखते हो कि बबल आ रहे हैं बार बार, या फिर उसके अलावा हमें पहली बार के अंदर इतना भयानक निमोथोरेक्स हुआ कि उसके अंदर टेंशन निमोथोरेक्स हो गया, आप सांस नहीं ले पा रहे थे या आप ऑलमोस्ट बेहोश होने वाली सिचुएशन में पहुंच गए थे, या आपका डॉक्टर ये कहता है कि ये एक्सरे देखने के बाद कि भैया आपका तो लंग पूरा ही कंप्लीट हो चुका है, तो
ये आपको एक सीरियस सिचुएशन की तरफ इंडिकेट करता है और इस सिचुएशन के अंदर सिर्फ चेस्ट ट्यूब डालना इनफ नहीं है। अगर चेस्ट ट्यूब डालने के बाद भी अगर आपका लंग नहीं फूल रहा है, बबलिंग आ रही है या आपको सेकेंड टाइम न्यूमोथोरेक्स हुआ है तो इसका हमको फर्दर ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। अब इसका जो बेस्ट ट्रीटमेंट है वो ये है कि इस जो प्रॉब्लम हुई है कि मान लीजिए कि आपका जो ये न्यूमोथोरेक्स हुआ है तो उसका कोई ना कोई सोर्स होगा, वो सोर्स हमको कंप्लीटली रिमूव करना है और फ्यूचर में दोबारा नहीं हो तो उसके लिए भी हम इसको मान के चलते हैं कि ये हमें उसके लिए भी कोई ना कोई स्टेप लेना पड़ेगा। तो पहला अगर एपिसोड है आपका और उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, लंग फूल गया तो हम कुछ नहीं करते, लेकिन अगर सेकेंड टाइम ये आपको हॉस्पिटलाइजेशन की रिएक्शन आपको एडमिट होना पड़ा है तो पहली बार में हम ये मान के चलते हैं कि अगर पहली बार किसी को न्यूमोथोरेक्स हुआ है तो मान लीजिएगा कि 50% टाइम ऐसा होगा कि दोबारा न्यूमोथोरेक्स होगा और 50% पॉसिबिलिटी ये है कि आपको दोबारा न्यूमोथोरेक्स ना हो। तो हम बेनिफिट ऑफ जो डाउट होता है वो ये लेते हैं कि हो सकता है कि 50% टाइम सेकेंड टाइम नहीं होगा आपको, तो हम उसमें कोई फर्दर स्टेप नहीं लेते। लेकिन जिसको पहली बार दूसरी बार हुआ है तो इसका मतलब 75% होगा और तीसरी बार या चौथी बार हुआ है तो इसको मान के चलिए आपको ये दोबारा होगा ही होगा। तो उस सिचुएशन में हमको परमानेंट सोल्यूशन लेना होगा। और वो परमानेंट सोल्यूशन क्या होता है? परमानेंट सोल्यूशन ये होता है कि हमको जब तक सोर्स जो होल है उसको नहीं निकाला है तो हमें उसके ऊपर जो भी हम थेरेपी कर रहे हैं, चाहे वो पाउडर डाल रहे हैं चाहे कुछ और चीज कर रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। तो मैं बात करता हूं कि जो हमारा सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन का पहला हिस्सा क्या है। पहला हिस्सा ये है कि हम दूरबीन की एक सर्जरी होती है जिसको वैट्स या की होल या मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी कहते हैं, जिसके अंदर जाते हैं और जैसे साइकिल के अंदर हम जो पंचर होता था उसके अंदर पानी डाल के देखते थे कि हवा कहाँ से आ रही है, वो चीज़ हम देखते हैं और उसको स्टेपलर से इसको कंप्लीटली उस सोर्स को डिवाइड करके और वहाँ से जहाँ से लीकेज है उसको परमानेंट सॉल्यूशन दिया जाता है कि उसको काट के हमने अलग कर दिया। इसको हम बुलेक्टमी कहते हैं, ब्लेबेक्टमी कहते हैं या वेज रिसेक्शन कहते हैं। बहुत सारे लोग बहुत तरीके से इस चीज़ को बोलते हैं, लेकिन जब तक आपका ये बुल्ला या ब्लैब या बुलेक्टमी नहीं हुई है तब तक ये आधा सॉल्यूशन है, कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है। जब आपने इसको निकाल दिया, अब इसके बाद बचता है कि फ्यूचर में ये दोबारा फर्दर कभी नहीं हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए एक टर्म होती है जिसको हम कहते हैं प्लूरोडेसिस। प्लूरोडेसिस क्या होता है? अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो लंग को हमें छाती से 360 डिग्री चिपका दीजिएगा। अगर ये लंग छाती से 360 डिग्री चिपक गया है तो फ्यूचर में अगर दोबारा कभी भी ये प्रॉब्लम आती है तो इसका, क्योंकि लंग चिपका हुआ होगा, लंग गिरेगा नहीं, तो इसके लिए ये हमारे लिए बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि बहुत सारे मेथड होते हैं, जैसे कि मैकेनिकल प्लूरोडेसिस क्या होता है, जस्ट रबिंग करनी होती है। एक पाउडर डालते हैं जिसको टाल्क प्लूरोडेसिस कहते हैं, वो भी हो सकता है। तीसरा एक होता है लेयर जो होती है, उस लेयर को ही आप काट दीजिएगा कि प्लूरेक्टमी जो होती है वो कर सकते हैं। लेकिन ये सारे मेथड आपका सर्जन कितना कंफर्टेबल है उस पर डिपेंड करता है। आइडियली ये एक सर्जरी जो दूरबीन की सर्जरी होती है वो वैट्स इक्विप्ड थोरेसिक सर्जन को ये सर्जरी करनी चाहिए या थोरेसिक सर्जन से आपको एक वो सर्जरी करानी चाहिए जो वैट्स के इंस्ट्रूमेंट के साथ इक्विप्ड हो और वैट्स की अंडरस्टैंडिंग हो, वहाँ से आपको ये सर्जरी करानी चाहिए। अब नॉर्मली अगर आप, हमारा पर्सनल ओपिनियन होता है कि पूछेंगे कि आप क्या करना चाहोगे, तो यंग पॉपुलेशन के अंदर हम टाल्क या पाउडर या मैकेनिकल प्लूरोडेसिस नहीं करना चाहेंगे, हम प्लूरेक्टमी करना चाहेंगे। प्लूरेक्टमी भी उतना ही अच्छा रिजल्ट देती है जितना कि टाल्क प्लूरोडेसिस देता है, लेकिन इसमें एक फायदा यह होता है कि मान लीजिए कि आज यंग बच्चा है जिसकी एज 15 या 18 या 20 साल है और उसको लाइफ में 70 साल की एज पे कोई दूसरी सर्जरी करानी पड़ सकती है, तो टाल्क प्लूरोडेसिस की वजह से एक बहुत जो एडिशंस बनते हैं, डेंस बनते हैं और उसकी वजह से हम उस सर्जरी को रिपीट नहीं कर पाते हैं, चेस्ट को खोलने में दिक्कत आती है। तो इस सिचुएशन में प्लूरेक्टमी जो है एक अच्छा ऑप्शन बनता है क्योंकि उसमें रिजल्ट उतने ही अच्छे मिलते हैं लेकिन एडिशंस उतने डेंस नहीं होते जितने कि टाल्क प्लूरोडेसिस के अंदर होते हैं। तो अगर मैं इन शॉर्ट आपसे बात करूं कि हमें न्यूमोथोरेक्स के बारे में क्या जानना जरूरी है, तो ये जानना जरूरी है कि क्या ये पहला एपिसोड है। अगर पहला एपिसोड है तो उसमें चेस्ट ट्यूब डालने के बाद उसमें एयर लीक आ रही है तो हमको सर्जरी करना पड़ेगा। फेफड़ा पूरा नहीं फूला है 5 दिन के बाद तो हमें सर्जरी करानी है, या फिर हमको कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए तो इसके लिए दूरबीन की सर्जरी होती है जिससे हमें वो सोर्स बुल्ला या ब्लेब जो भी मिलता है उसको काट के निकालना है और उसके बाद
हमें उसके जो फ्यूचर में दोबारा प्रॉब्लम ना हो उसके लिए हमें फ्लूइडिसिस करना है, वो चाहे टाल्क हो या ये चीज़ हो मैकेनिकल फ्लूइडिसिस हो या फिर आपका ये चीज़ हो फ्लूइडेक्टमी हो या टाल्क फ्लूइडिसिस हो। अब ये सब हो गया और आपको एक कंप्लीट सॉल्यूशन मिल गया, तो आपका पहला क्वेश्चन ये आता है कि क्या मैं नॉर्मल लाइफ जी पाऊंगा, ये मुझे दोबारा नहीं होगा। आप 100% दोबारा नॉर्मल लाइफ जी पाओगे अगर आपने सही इलाज कराया है। अगर आपकी वैक्स ब्लेबेक्टमी एंड फ्लूइडेक्टमी हो रखी है तो आप नॉर्मली हवाई जहाज के अंदर ट्रैवल कर सकते हो, आप ट्रैकिंग कर सकते हो, आप पहाड़ पे चढ़ सकते हो, आप अपना नॉर्मल लाइफ कर सकते हो। जो नॉर्मल लाइफ में एक नॉर्मल इंसान करता है वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो, एक्सेप्ट कि अगर आपको एस्ट्रोनॉट बनना है या डीप डाइविंग करना है तो वो शायद आप नहीं कर पाओगे, लेकिन नॉर्मल एक्टिविटीज़ एयर ट्रैवल से लेके आप ट्रैकिंग तक सारे काम कर सकते हो, और बशर्ते कि आपने सही टाइम पे सही जगह सही इलाज लिया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।